नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम HORT 311 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? पेपर सॉल्यूशन। HORT 311 के टाइटल की बात करें तो टाइटल है लैंडस्केपिंग। क्या है? लैंडस्केपिंग, जिसके ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लैंडस्केपिंग क्या होता है। तो लैंडस्केप एक शब्द है जो स्थल के प्राकृतिक दृश्य, वातावरण और उसकी सुंदरता को समझाने के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी स्थल के प्राकृतिक दृश्य, वातावरण और सुंदरता को समझाने के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो लैंडस्केप के महत्व की बात करें तो इसका महत्व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए, सामाजिक स्थानों के लिए, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम पेपर सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि ये पेपर सॉल्यूशन है जो आपके 2020-21 का है। कौन से ईयर का है? 2020-21 का पेपर सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो टेरियस गार्डन क्या है? टेरियस गार्डन क्या होता है? किसी भवन के छत पर बगीचा लगाना टेरियस गार्डन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी छत के भवन पर बगीचा लगाना टेरियस गार्डन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भवन की छत पर जमीन के बजाय बगीचा लगाना, मतलब किसी भवन पर छत पर जमीन के बजाय बगीचा लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेरियस गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरियस गार्डन कहते हैं। अगली डेफिनेशन देखते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग। क्या है? वर्टिकल गार्डन के बारे में कि वर्टिकल गार्डन क्या होता है। ये एक शहरी बागवानी, जो आपके वर्टिकल गार्डन होता है वो एक शहरी गार्डन है। क्या है? शहरी गार्डन है जो छोटी जगह के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से दीवारों पर सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पत्तेदार साग। तीसरी डेफिनेशन की बात करें तो रोकरी। क्या है? रोकरी एक बगीचे का हिस्सा है। क्या है? रोकरी एक बगीचे का हिस्सा है। ये एक बगीचे का हिस्सा है जिसमें चट्टानों और पत्थरों व बजरी के भूमि के निर्माण या ढांचा तैयार करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद में अगली डेफिनेशन देखते हैं, वाटर गार्डन क्या होता है? जिन बगीचों में जल से नीचे मृदा पाई जाती है, जल से 1 मीटर नीचे भी हो सकती है या कुछ सेंटीमीटर नीचे भी हो सकती है, उन्हें जल गार्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल उद्यान या वाटर गार्डन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन बगीचों में मृदा हमेशा पानी के नीचे रह सकती है, ये 1 मीटर नीचे भी हो सकती है और कुछ सेंटीमीटर नीचे भी हो सकती है। मतलब ये 1 मीटर नीचे भी हो सकती है और कुछ सेंटीमीटर नीचे भी हो सकती है। तो जल उद्यान में उगने वाले पौधों को एक्विटस की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद में 5वें नंबर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो परगोला है। क्या है? परगोला क्या होता है? बेलों की संदाई करके दरवाजों की दीवारों या सजावटी आकार देना परगोला कहलाता है। कोई दरवाजा होता है, उसके दरवाजे के ऊपर उसकी बेलों की संदाई करके उसकी सजावटी करना ही क्या कहलाता है? परगोला कहलाता है। क्या कहलाता है? परगोला। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करें
इसमें डिफरेंट पूछ रखा है, झाड़ी और लता में क्या अंतर है उसके बारे में। तो झाड़ी क्या होती है? ऐसे बहुवर्षीय पौधे जो झाड़ीदार पौधों की संख्या दी जाती है। मतलब ऐसे बहुवर्षीय पौधे जिनको झाड़ीदार 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 पौधों की संख्या दी जाती है, जिसमें भूमि की सतह से समीप से अनेक स्थायी व काष्ठीय तने निकलते हैं। मतलब जो आपका पौधा होता है उसके भूमि से समीप से अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। अनेक काष्ठीय तने निकलती है जो झाड़ी नुमा होती हैं, वो झाड़ी या श्रब कहलाती है। लता या क्लाइंबर की बात करें तो लता पौधों का वह समूह है जो किसी विशेष संरचना के सहारे किसी ढांचे या दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ता है। मतलब कोई दीवार है, उस पर बेल का चढ़ना ही लता या क्लाइंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? लता या क्लाइंबर कहलाता है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरे डिफरेंट की बात करें तो दूसरा डिफरेंट है, जो झाड़ी होती है ये सदाबहार होती है। झाड़ी कैसी होती है? सदाबहार होती है। सदाबहार होती है, झाड़ी सदाबहार होती है। और जो लता होती है ये वायवीय अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। मतलब जो आपकी जो लता होती है उसके पास एक तंतुनुमा धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इसी के सहारे लता ऊपर की ओर चढ़ती है। उसके बाद में तीसरे अंतर की बात करें तो यह सुंदर पत्तियों और फूलों के लिए उगाई जाती है। जो झाड़ियां होती है वो सुंदर पत्तियों और फूलों के लिए उगाई जाती है। जो झाड़ियों को उगाया जाता है उन्हें सुंदर पत्तियों के लिए व फूलों के लिए उगाया जाता है। इसमें बात करें जो उबड़ खाबड़ स्थान है उन पर लताओं को उगाया जाता है। किसको उगाया जाता है? लताओं को उगाया जाता है। झाड़ी के एग्जाम्पल की बात करें तो झाड़ी के एग्जाम्पल है क्रीनम स्पेसीज। क्रीनम क्या है? स्पेसीज। और पेंडानस स्पेसीज क्या है? पेंडानस स्पेसीज। और लता के एग्जाम्पल की बात करें तो लता के एग्जाम्पल है माधवी लता और मिनी प्लांट। माधवी लता और मिनी प्लांट। उसके बाद में अगले डिफरेंट की बात करें तो अगला डिफरेंट पूछ रखा है आपके औपचारिक उद्यान और अनौपचारिक उद्यान में अंतर। क्या? औपचारिक उद्यान और अनौपचारिक उद्यान में क्या डिफरेंट है, अंतर क्या है, उसके बारे में देखना है। फॉर्मल गार्डन और इनफॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन इन उद्यानों को ज्यामिति या समितीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके फॉर्मल गार्डन है उन्हें ज्यामिति व समितीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। ज्यामिति और समितीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। और अनौपचारिक उद्यान होते हैं जिन्हें किसी भी छोटे या बड़े भूभाग पर भू दृश्य का कोई प्राकृतिक बनाया जाता है। मतलब जो फॉर्मल गार्डन है उसमें सीमित रखा जाता है, जिसके कोई गार्डन है उसका आकार भी सीमित रखा जाता है। और इसकी ज्यामिति मतलब सीमित ज्यामिति के रखा जाता है, जिसमें अगर फॉर्मल गार्डन में बात करें तो यहाँ पौधा होगा तो यहाँ पर भी पौधा होगा। इनफॉर्मल गार्डन वो गार्डन होते हैं जिसमें कोई सीमित नहीं होती है, इसमें कोई समरूपता नहीं पाई जाती है। ये एक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक होता है। जो अनौपचारिक उद्यान होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक गार्डन होता है। सेकेंड डिफरेंट की बात करें तो इसमें कृत्रिम वातावरण अपनाया जाता है। जो फॉर्मल गार्डन होता है उसमें कृत्रिम वातावरण अपनाया जाता है। मतलब मनुष्य के द्वारा इस गार्डन का निर्माण किया जाता है। और इस जो इनफॉर्मल गार्डन होता है इसमें प्राकृतिक वातावरण अपनाया जाता है। कौन सा वातावरण अपनाया जाता है? प्राकृतिक वातावरण अपनाया जाता है। मतलब इसमें पौधे जंगल की तरह उगते हैं। किसकी तरह? जंगल की तरह उगते हैं। तीसरे डिफरेंट की बात करें तो तीसरा डिफरेंट है इन उद्यानों में सभी वस्तु संतुलित होती है। जो फॉर्मल गार्डन होता है उनमें सभी वस्तु होती है जो संतुलित होती है। किस प्रकार की होती है? संतुलित होती है। और इनफॉर्मल गार्डन की बात करें तो इन उद्यानों में नदी, पहाड़, पुल, नाले, झरने, रास्ते आदि पाए जाते हैं। और फॉर्मल गार्डन के एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मल गार्डन का एग्जाम्पल है ताज गार्डन, गुलाब गार्डन। क्या है? ताज गार्डन और गुलाब गार्डन।
और इसमें जो इनफॉर्मल है उसके एग्जाम्पल की बात करें तो सदाबहार व पर्णपाती दोनों प्रकार के पौधे होते हैं। जो इनफॉर्मल गार्डन होते हैं उसमें सदाबहार व पर्णपाती दोनों दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद में पांचों क्वेश्चन की बात करें, पांचों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मुगल उद्यान की विशेषताएं। जो मुगल उद्यान है उसकी क्या क्या विशेषताएं है उसके बारे में देखते हैं। भारत और अन्य देशों में मुगलों द्वारा इस्लामी स्थापत्य शैली में विकसित किया गया। जो आपका मुगल गार्डन है उसे इस्लामी स्थापत्य शैली में विकसित किया गया है। कौन सी शैली में विकसित किया गया है? इस्लामी स्थापत्य शैली में विकसित किया गया है। आगे देखते हैं। इन उद्यानों को अक्सर विश्राम और ध्यान के स्थान के रूप में देखा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ताजमहल गार्डन, आगरा का किला, लाल किला। जो इसके मुख्य एग्जाम्पल है ताजमहल का गार्डन, आगरा का किला और लाल किला इसके मुख्य एग्जाम्पल है। उसके बाद में आगे देखते हैं। उद्यान शैली में औपचारिक है। जो आपकी उद्यान की शैली में औपचारिक, जो मुगल गार्डन है वो औपचारिक शैली का है। किस शैली का है? औपचारिक शैली का है, जिसमें सीमित रूप से आयताकार वर्गाकार के रूप में डिजाइन किया जाता है। जो आपका मुगल गार्डन होता है उसे आयताकार या वर्गाकार के रूप में डिजाइन किया जाता है। जो आपका मुगल गार्डन है उसे औपचारिक शैली आते ही आपके ये हो जाएगा आयताकार और वर्गाकार रूप में, समान रूप में इसको डिजाइन किया जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य बनाने के लिए इसमें फुहारे, झरने, पुल आदि होते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। मुगल गार्डन अक्सर ऊंचे व सुंदर होते हैं। जो आपके मुगल गार्डन होते हैं वो अक्सर ऊंचे होते हैं और सुंदर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? ऊंचे होते हैं और सुंदर होते हैं। ऊंचे और सुंदर होते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। दीवार के शिखर और दवादार कांगूरों से सजाया जाता है। जो इनकी दीवारें होती हैं उनके शिखरों को दावेदार या कंगारू से सजाई जाती हैं। उसके बाद में जो पांचवा का दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। जापानी उद्यान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आपके जापानी गार्डन है उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। किसका? जापानी गार्डन के विशेषताओं का वर्णन करना है। तो इसमें देखते हैं। जापानी उद्यान की स्थापना रेखाओं के आकार एवं विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जो आपका जापानी उद्यान है, जापानी गार्डन है, उसमें रेखाओं और उसके आकार का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। मतलब जो आपके जापानी उद्यान है उसमें रेखाओं और आकार का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं। जापानी उद्यान का दृश्य पूरे साल एक सा रहता है। जो आपका जापानी उद्यान होता है उसका दृश्य है जो पूरे साल एक सा रहता है। किस प्रकार का रहता है? एक सा रहता है। उसके बाद में आगे देखते हैं। जापानी उद्यान में मुख्य रूप से चट्टानें और पत्थर की प्रधानता होती है। जो आपका जापानी उद्यान या जापानी गार्डन है उसमें मुख्य रूप से पत्थर या चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? चट्टानों एवं पत्थरों की प्रधानता पाई जाती है। उसके बाद में आगे देखते हैं। जापानी उद्यानों में वृक्षों एवं झाड़ियों को कम दूरी पर लगाया जाता है। जो जापानी उद्यान है उसमें वृक्षों झाड़ियों को कम दूरी पर लगाया जाता है, जिससे समूह में शोभा एवं जंगल का प्रभाव व्यक्त हो सके। अगर हम पौधे को पास में लगाएंगे तो वो एक जंगल का प्रभाव व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। जापानी उद्यान की शैली होती है वो जैन समुदाय के दार्शनिक तत्वों से प्रभावित हैं, तो दूसरे समय में चित्रकला प्रभाव से हैं। आगे देखते हैं। जापानी उद्यान के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जापानी उद्यान में वृक्ष, पानी,
चट्टानों का व्यवस्थापन एवं बालू रेत और हरियाली, पुल, चार दीवारी पत्थर, पत्थर के द्वीप, स्तंभ और जलवायु जलकुंड आदि होते हैं। जो जापानी उद्यान है उसमें जलकुंड भी पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, जापानी उद्यान में ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां कटी फटी व छोटी हो वे अधिक पसंद किए जाते हैं। मतलब जापानी उद्यान है उसमें जो पौधे की पत्तियां होती है वो कटी फटी व छोटी होती है, जिससे उन पत्तियों को ज्यादा पसंद किया जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लैंडस्केप गार्डनिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो आपके लैंडस्केप गार्डनिंग के सिद्धांत प्रिंसिपल है उनका वर्णन करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका नाम है बैकग्राउंड। क्या है? बैकग्राउंड। एक बगीचे का बैकग्राउंड चाहे एक पेड़, एक दीवार, हेज, सभी प्रकृति के समान होने चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल की बात करें तो सेकेंड प्रिंसिपल कौन सा है? कॉन्ट्रास्ट। क्या है? कॉन्ट्रास्ट। क्या है? कॉन्ट्रास्ट। तो ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जिसमें एक रास्ता होता है तथा रंगों का सुनिश्चित प्रयोग किया जाता है। मतलब ये इस प्रकार की डिजाइन होती है जिसमें एक रास्ता होता है वो रंगों का सुनिश्चित प्रयोग किया जाता है। रंगों का सुनिश्चित प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में थर्ड प्रिंसिपल की बात करें तो बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन। क्या है? बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन। बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं बगीचे के विभिन्न घटकों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। बगीचों के जो विभिन्न घटक हैं उनके बीच संतुलन बनाए रखना है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कलर, रूप और आकार आ जाएगा। फोर्थ प्रिंसिपल की बात करें तो फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा है? तो ओपन कल्चर होता है। ओपन कल्चर मतलब खुला स्थान। क्या है? खुला स्थान। खुले स्थानों का चयन करना चाहिए। जो आप गार्डन लगाते हो वो एक खुला स्थान में होना चाहिए। किस स्थान में होना चाहिए? खुले स्थान में होना चाहिए। पांचवें सिद्धांत की बात करें तो क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। किसी बगीचे में कुछ विशेषताएं पुनरावृत्ति से संतुलन या एकता समानता करने में मदद करती है। मतलब कोई गार्डन है उसमें संतुलन और एकता व समानता में मदद मिलती है। आगे बात करें हम रायथाम या लेह की बात करें, रायथाम और लेह क्या होता है उसके बारे में बात करें तो ये एक लैंडस्केप डिजाइनर के पास इसको समझने के लिए एक कलात्मक समझ होनी चाहिए। जो आपके डिजाइनर होते हैं उनमें कलात्मक एवं समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कलात्मक एवं समझ होनी चाहिए। कलात्मक समझ होनी चाहिए। उसके बाद में सातवें सिद्धांत की बात करें या प्रिंसिपल की बात करें तो सातवें सिद्धांत या प्रिंसिपल है वैरायटी। ये पौधों के रंग, रूप और विपरीत तैयार किया जाता है। ये पौधों के रंग और रूप को विपरीत रूप से तैयार किया जाता है। आठवें प्रिंसिपल की बात करें तो सिचुएशन ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन। उद्यान के बीच का केंद्र खुला होना चाहिए। जो आपका उद्यान का, मान लीजिए ये उद्यान है, उसका जो बीच का केंद्र है वो एकदम खुला होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? एकदम खुला होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं गार्डन बड़ा होने पर दो समान भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। अगर आपका गार्डन बड़ा है तो उसे दो समान भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? दो समान भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। एकता या यूनिटी की बात करें, एकता या यूनिटी क्या होती है? तो मुख्य भवन में सभी घटक के बीच एकता होनी चाहिए। जो आपके उद्यान होते हैं उनमें सभी घटकों के बीच में एकता या यूनिटी होनी चाहिए। 10वें सिद्धांत की बात करें या प्रिंसिपल की बात करें तो क्या है? तो उद्यान में सभी तत्व संतुलित होने चाहिए। जो आपके उद्यान या गार्डन के जो सभी तत्व है
वो संतुलित रूप से होनी चाहिए। किस रूप से होनी चाहिए? संतुलित रूप में होनी चाहिए। उसके बाद में छठे के दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के तत्व का वर्णन कीजिए। लैंडस्केप गार्डनिंग है, उसके तत्व, विभिन्न तत्वों का वर्णन करना है। तो एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, तो इसमें प्राकृतिक तत्व और अप्राकृतिक तत्व दो प्रकार के होते हैं। जिसमें प्राकृतिक तत्व की बात करें तो प्राकृतिक तत्व पर्वत, पहाड़ी, समुद्र, नदियां इत्यादि प्राकृतिक तत्व है। क्या है? पर्वत, पहाड़ी, समुद्र, नदियां, ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व दो प्रकार के होते हैं, टेनिजेबल और इनटेनिजेबल। टेनिजेबल मतलब स्पर्श कर सकते हैं, कोई जो प्राकृतिक तत्व है उन्हें स्पर्श कर सकते हैं तो उसे टेनिजेबल कहा जाता है। तो टेनिजेबल के एग्जाम्पल की बात करें तो पहाड़, फूल, पानी सभी इसके एग्जाम्पल हैं। इनटेनिजेबल का मतलब जिन्हें हमें छू या स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके गार्डन में जो हवा या वायु होती है, हवा या वायु होती है, तो उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो उसे इनटेजिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेनिजेबल, इनटेनिजेबल कहा जाता है। उसके बाद में अप्राकृतिक तत्व की बात करें, अप्राकृतिक तत्व कौन कौन से है उसके बारे में देखें। ऐसे तत्व जिनका उपयोग मनुष्य करता है। अप्राकृतिक तत्व मतलब ऐसे तत्व जिनका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, वह अप्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्नीचर और मूर्ति। फर्नीचर और मूर्ति, जैसे गार्डन में किसी प्रकार का फर्नीचर या मूर्ति का निर्माण करना होता है तो वह मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तो वह कौन सा तत्व है? अप्राकृतिक तत्व है। इसमें मुख्यतः रंग, लाइन, बनावट, रूप और पैमाना आते हैं। उसके बाद में आपके 6 नंबर छठा क्वेश्चन है, जिसका तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो लॉन को परिभाषित कीजिए एवं लॉन की प्लांटिंग विधि का वर्णन कीजिए। लॉन को परिभाषित करना है, लॉन को परिभाषित कीजिए एवं लॉन की प्लांटिंग विधि का वर्णन कीजिए। लॉन की बात करें तो भूमि पर धूप की चढ़ाई नुमा बनना, जिससे भूमि के समान रूप से हरी दिखाई देने लगे, उसे हरियाली या लॉन कहते हैं। जो आपके ग्रीन कारपेट होते हैं उसे ही लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही लॉन कहा जाता है। लॉन के लिए उपयुक्त स्थल की बात करें, जो लॉन होता है उसके उपयुक्त स्थल की बात करें, हरियाली सभी प्रकार की भूमि पर तैयार की जा सकती है। जो आपका लॉन या हरियाली है उसको सभी प्रकार की भूमि में तैयार किया जा सकता है। सभी प्रकार की भूमियों में तैयार किया जा सकता है। उसके बाद में देखते हैं प्लांटिंग मेथड ऑफ लॉन। जो लॉन लगाने की जो विधि होती है वो दो प्रकार की विधि होती है। कितने प्रकार? 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड की बात करें तो सीडिंग। क्या है? सीडिंग। और सेकेंड मेथड की बात करें तो ट्रूटिंग। क्या है? ट्रूटिंग। प्लांटिंग मेथड की जो लॉन की जो विधि आती है वह 2 प्रकार की थी, सीडिंग और ट्रूटिंग। तो इसमें अप्रैल दिसंबर माह में घास लगाने की सर्वोत्तम विधि होती है। जो अप्रैल और दिसंबर का माह होता है उस समय घास लगाने की सर्वोत्तम होता है। उसके बाद में देखते हैं खरपतवारों को अलग कर देना चाहिए। अगर आपके गार्डन में कोई खरपतवार है तो उनको अलग कर लेना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं घास लगाने की डिबलिंग विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। जो घास लगाने की विधि है वो डिबलिंग विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद में देखते हैं इस विधि में घास लगाने वाले सेक्टर 15 सेंटीमीटर तक अंदर से खुरपी द्वारा निशान बनाकर घास लगा दी जाती है।
उसके बाद में देखते हैं घास लगाने के बाद हल्का बेलन चला दिया जाता है जिससे घास दब जाती है। आपकी जो घास है, घास लगाने के बाद में उसके ऊपर हल्का बेलन लगा दिया जाता है जिससे जो घास की जो शाखाएं होती है वो टूट जाती है, जिससे वो अधिक ग्रोथ करती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, ये आपके 7वां क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। किसका? 7वां का फर्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय उद्यानों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताना है। भारतीय उद्यान है उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में देखना है। तो भारत में बागवानी प्राचीन काल से लोकप्रिय है। जो भारत में बागवानी है वो एक प्राचीन काल से लोकप्रिय है। भारत में आर्किड और अशोक, चमेली आदि जैसे फूलों की खेती का महत्व, कई पौधों की उत्पत्ति का स्थान कौन है? भारत है। रामायण और महाभारत बगीचों, पेड़ों और फूलों के बारे में उल्लेखनीय किया गया है। जो आपकी रामायण और महाभारत है उसमें भी बगीचों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में आगे देखते हैं, बौद्धिक काल के दौरान और स्तूपों के चारों ओर बगीचों में बनाए गए और तक्षशिला में सुंदर बगीचे थे। प्राचीन काल से ही भारत में कुछ वृक्षों के बीच पवित्र माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में कुछ वृक्ष होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, मुगल शासन के दौरान विशाल उद्यान जैसे उल्लेखनीय का उद्यान बनाए गए थे। मतलब जो मुगल शासन था उस समय भी विशाल उद्यान व शालीमार उद्यान आदि जैसे उल्लेखनीय उद्यान बनाए गए थे। उसके बाद में आगे देखते हैं, महान सम्राट अशोक ने अपनी राज्य नीतियों से एक रूप में वृक्षारोपण अपनाया था। क्या अपनाया था? वृक्षारोपण अपनाया था। उसके बाद में आगे देखते हैं, द फेमस गार्डन ऑफ इंडिया। जो भारत में फेमस गार्डन है उसके बारे में लिखना है। तो भारत का फर्स्ट गार्डन है जो कि रोज गार्डन। क्या है? रोज गार्डन। जो कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। यह उद्यान कुछ उत्कृष्ट किस्मों के फूलों से भरा हुआ है जो पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। जो पर्यटन के लिए क्या है? एक लोकप्रिय उद्यान है। उसके बाद में देखते हैं लाल बाग। क्या देखते हैं? लाल बाग कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। तो लाल बाग कहां स्थित है? बेंगलुरु में। तो आपके न्यू टाइप में और रिक्त स्थान में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि लाल बाग कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। तो वनस्पतिक और कलाकृतिक पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन एवं पौधों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र है। जो आपका लाल बाग उद्यान है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों केंद्रों पर प्रसिद्ध है। जो आपका लाल उद्यान है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर प्रसिद्ध उद्यान है। उसके बाद में देखते हैं रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? तो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में। कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के पूर्व रोड इंस्पेक्टर नेक चंद के द्वारा शहरी और औद्योगिक कचरे का उपयोग करके एक खुली हवा प्रदर्शित हॉल के रूप में डिजाइन किया। मतलब जो आपका रॉक गार्डन है उसका निर्माण है जो कि नेकचंद के द्वारा शहरी और औद्योगिक कचरे हैं उनसे इस गार्डन का निर्माण किया गया। उसके बाद में देखते हैं मुगल गार्डन। कौन सा? मुगल गार्डन। यह उद्यान विशाल बाग या विशाल उद्यान या सालियान गार्डन और चश्मे-शाही गार्डन से संयोजन है। जो आपका मुगल गार्डन है वो मुगल गार्डन उद्यान विशाल और शालीशार उद्यान और चश्मे-शाही उद्यान का समायोजन है। उसके बाद में आगे देखते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है इसमें लंबे व चौड़े झरने पाए जाते हैं। जो आपका मुगल गार्डन है उसकी मुख्य विशेषता होती है कि उसमें लंबे व चौड़े झरने पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लंबे व चौड़े झरने
पाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं एबोर्ड गार्डन। क्या देखते हैं? एबोर्ड गार्डन के बारे में। तो एबोर्ड गार्डन में फर्स्ट गार्डन का नाम है न्यूमार्क बोटनिकल उद्यान। न्यूमार्क बोटनिकल उद्यान जो कहां पर स्थित है? यूएसए अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूएसए अमेरिका में स्थित है। इसमें देखते हैं 130 वर्ष पहले स्थापित किए गए जो आपका न्यूमार्क बोटनिकल गार्डन या उद्यान है, जिसे 130 वर्ष पहले विकसित किया गया। कितने वर्ष पहले? 130 वर्ष पहले विकसित किया गया। उसके बाद में सेकंड गार्डन की, उसके बाद में इसमें आगे देखते हैं 10 लाख से अधिक जीवित पौधों का घर है। जो आपका न्यूमार्क बोटनिकल गार्डन है वो 10 लाख से अधिक जीवित पौधों का घर है। क्या है? जीवित पौधों का घर है। और 650 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाबों का घर है। 650 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाबों के घर हैं। उसके बाद में देखते हैं सेकंड उद्यान की बात करें तो मोनेटस गार्डन जो कहां पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। गिवरनी फ्रांस में स्थित है। कहां पर स्थित है? गिवरनी फ्रांस में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं तो क्लाउड मोनेटे का प्रतिष्ठित जापानी प्रेरित जल उद्यान अनेक गिवरनी घर के बगल में स्थित है। उसके बाद में आगे देखते हैं हर साल लगभग आधे मिलियन पर्यटन तालाब विल्टेरिया से ढके हुए पूरे दृश्य का आनंद देता है। उसके बाद में जो थर्ड गार्डन है उस थर्ड गार्डन का नाम है केव गार्डन। क्या है? केव गार्डन। कौन सा थर्ड गार्डन कौन सा है? केव गार्डन। तो केव गार्डन कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। तो लंदन के केव गार्डन में दुनिया के सबसे विविध एवं वनस्पति माइकोलॉजिकल संग्रहण से एक है। मतलब जो माइकोलॉजिकल संग्रहण है उनमें केवल केव गार्डन एक मुख्य रूप से उद्यान है। उसके बाद में आगे देखते हैं जो आपके सातों क्वेश्चन है उसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसका दूसरा क्वेश्चन है बायो एस्थेटिक प्लानिंग को परिभाषित कीजिए एवं उसके उद्देश्य को लिखिए। जैव सौंदर्य योजना होती है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके उद्देश्य के बारे में लिखना है। तो इसके डेफिनेशन की बात करें जो जैव सौंदर्य योजना है वो शब्द प्रोफेसर ले सेनोट होर्गवन ने दिया था, जिसका अर्थ होता है वनस्पति और जीवों के सचेत नियोजन से हमारे सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से संदर्भित करता है। उसके बाद में आगे देखते हैं जैव सौंदर्यीकरण योजना को भारत में डॉक्टर एम एस रंधावा जिन्हें चंडीगढ़ योजना को बनाकर प्रसिद्ध किया। मतलब जो डॉक्टर एम एस रंधावा ने जो जैव सौंदर्यीकरण योजना है उसको भारत में कौन सी चंडीगढ़ की योजना बनाकर प्रसिद्ध किया था। उसके बाद में आगे देखते हैं बायो एस्थेटिक प्लानिंग क्या है और क्या इसकी आवश्यकता है उसके बारे में देखते हैं। नीड ऑफ बायो एस्थेटिक प्लानिंग। इस अवधारणा के पीछे उद्देश्य है सड़कों, पार्कों व घाटों के परिसरों के सार्वजनिक स्थानों आदि स्थानों पर सजावट के पौधे लगाना। मतलब जो आपकी जो सड़क होती है उसके आसपास के क्षेत्र पर पौधे लगाना इस योजना का मुख्यतः उद्देश्य है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो इसमें व्यापक रूप से परिदृश्य बागवानी के सभी पहलू शामिल किए जाते हैं। इसमें व्यापक रूप से परिदृश्य बागवानी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं प्लानिंग के बारे में। सार्वजनिक स्थानों जो व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय से संबंधित है। जो सार्वजनिक स्थान है वो व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय से संबंधित है।
इनमें जैव सौंदर्य की प्राथमिकता देनी चाहिए। जो आपकी प्लानिंग है उसमें जैव सौंदर्य की प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है केलवा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और वन्य अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर। रणथंभौर में। जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में। उसके बाद आगे देखते हैं इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो जैव सौंदर्यीकरण योजना है उसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। तो ये पौधों एवं वनस्पति विज्ञान को ग्रहण करती है। मतलब जो जैव सौंदर्यीकरण योजना है जो पौधों एवं वनस्पति विज्ञान को ग्रहण करती है। सेकेंड उद्देश्य की बात करें तो सेकेंड उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण का विकास करना। मतलब जो जैव सौंदर्यीकरण योजना है उसके द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण व विकास किया जाता है। उसके बाद में थर्ड उद्देश्य की बात करें तो जैव विविधता एवं पक्षियों के आवास हेतु। मतलब जो जैव सौंदर्यीकरण योजना है उसका उपयोग जैव विविधता एवं पक्षियों के आवास हेतु किया जाता है। उसके बाद में फोर्थ उद्देश्य की बात करें तो फोर्थ उद्देश्य है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए। तो पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसे बचाने के लिए जैव सौंदर्यीकरण योजना का निर्माण किया गया। उसके बाद में उद्यान के विकास हेतु संबंधित मतलब उद्यानों के विकास के लिए भी यह योजना उपयुक्त है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक के केवल 2 वानस्पतिक नाम लिखने हैं। मतलब ये जो आपको पांच पॉइंट दे रखे हैं उसके प्रत्येक के 2 के वानस्पतिक नाम और कुल लिखने हैं। तो जिसमें पहला है मौसमी पुष्प में आ गया मेरीगोल्ड, स्वीट पी, सनफ्लावर। पुष्प पौधों में आ गया स्टार, मेनोलिया और डॉगवुड। झाड़ियों में बात करें तो झाड़ियों में रोज, जिसके रोज का बोटनिकल नेम है रोजा इंडिका, तुलसी ओसेमोम प्रजाति। और जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन स्पीशीज। अगले आते हैं पॉट प्लांट में कौन कौन से प्लांट आते हैं तो जरबेरा, ड्रेसिना, बिगोनिया और गेंदा आता है। जिसके गेंदे का बोटनिकल नेम क्या है तो गेंदे का बोटनिकल नेम है टेजेटस स्पीशीज है। क्या है? टेजेटस स्पीशीज। उसके बाद में हम अगला पेपर सॉल्यूशन करते हैं। तब तक अब हम आगे जो कि बात 2022-23 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? 2022-23 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है लोन। क्या है? लोन, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन कारपेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन कारपेट भी कहते हैं। ऐसे चौरस या मैदान या भूखंड से हैं जिस पर कोई घास उगाई जाती है। मतलब ऐसा कोई मैदान है जिस पर घास उगाई जाती है। ये एक अच्छी लोन तापमान को कम करती है। अगर एक अच्छी प्रकार की लोन है तो वो तापमान को कम करेगी। क्या करेगी? तापमान को नियंत्रित करेगी और धूल को दूर रखती है। मतलब जो आपका वायु प्रदूषण है उसको कम करेगी। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सुंदरता में वृद्धि करने के लिए और खेल के मैदानों को बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए। जो आपका लोन है, लोन का उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है, खेल के मैदान बनाने के लिए किया जाता है और सुंदरता में वृद्धि के लिए लोन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं झाड़ी या सर्प क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो अपने 2020-21 का पेपर सॉल्यूशन किया तो उसके डिफरेंट में झाड़ी और लता का जो डिफरेंट था उसमें हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे। फिर भी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। एक बहुवर्षीय पौधे को झाड़ी पौधे की संख्या दी जाती है। मतलब एक जो बहुवर्षीय पौधा होता है उसे झाड़ीदार पौधे की संज्ञा दी जाती है, जिसमें पौधे की सतह के समीप अनेक स्थायी काष्ठीय तने निकलते हैं। मतलब जो आपका पौधा होता है उसके पौधे के
जमीन के समीप से अनेक अस्थायी काष्ठीय तने निकलते हैं जो एक झाड़ी का रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें झाड़ी या सर्प कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं कैक्टस। कैक्टस क्या होता है? कैक्टस की डेफिनेशन देखें तो मोटे मांसल तने वाले एक रसीला पौधा जिसे आमतौर पर कांटे पाए जाते हैं। जो कैक्टस होता है जो एक इस प्रकार का होता है जिसके मोटे तने पर पत्तियां नहीं पाई जाती है, पत्तियों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं। रंगीन फूलों एवं शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो आपके कैक्टस होते हैं वो रंगीन फूलों एवं शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः गमलों के पौधे रेगिस्तान क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मतलब जो कैक्टस का पौधा है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन से क्षेत्रों में? रेगिस्तानी क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद में लता या क्लाइंबर की बात करें, इसके बारे में भी, इसकी डेफिनेशन के बारे उस डिफरेंट में इसके बारे में भी पढ़ा था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह पौधे का वह समूह है जो किसी ढांचे या दीवार या वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं और इस प्रकार के पौधे बिना किसी आधार के सीधे खड़े नहीं हो सकते, नहीं हो पाते। मतलब जो लता होती है वो किसी मतलब सीधी खड़ी नहीं हो सकती है। उसके लिए जो लता होती है, लता के पास से जो तंतुनुमा संरचना निकलती है उसके सहारे ये किसी दीवार या खंबे पर चढ़ती है। उसके बाद में आगे देखते हैं वाटर गार्डन के बारे में। वाटर गार्डन के बारे में देखते हैं तो वाटर गार्डन की जो डेफिनेशन है, हम 2020-21 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वापस। तो वाटर गार्डन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जल मतलब किसी उद्यान में मृदा पानी से नीचे पाई जाती है तो उन उद्यान को क्या कहते हैं? वाटर गार्डन कहते हैं। तो वो मृदा 1 मीटर, पानी के 1 मीटर नीचे भी हो सकती है और कुछ सेंटीमीटर नीचे भी हो सकती है। 1 मीटर नीचे भी हो सकती है और कुछ सेंटीमीटर नीचे भी ये मृदा हो सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं औपचारिक गार्डन और अनौपचारिक गार्डन। इसको हम 2020-21 का अभी पेपर सॉल्यूशन किया था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था। तो एक बार मैं वापस बता दूं कि औपचारिक उद्यान क्या होता है और अनौपचारिक उद्यान क्या होता है। औपचारिक उद्यान जिसमें समरूपता, ज्यामिता और समीपता पाई जाती है और अनौपचारिकता में कोई समरूपता और ज्यामिता नहीं पाई जाती है। और फॉर्मल गार्डन होते हैं वो कृत्रिम वातावरण पर आधारित होते हैं और इनफॉर्मल गार्डन होते हैं वो प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर होते हैं। उसके बाद में देखते हैं बीज प्रसारण और वानस्पतिक प्रसारण, सीड प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में देखते हैं। तो बीज प्रसार पौधों के प्रजनन के लिए किया जाता है। जो बीज जब प्रसार के लिए या प्रसारण के लिए बीज का उपयोग किया जाता है तो उसे बीज प्रसारण कहा जाता है। और वानस्पतिक प्रसारण पौधों के प्रजनन के लिए एक अलैंगिक विधि है जिसमें पौधे के किसी पत्ती, जड़ या तने का उपयोग किया जाता है तो उसे वानस्पतिक प्रसारण कहा जाता है। उसके बाद में सेकेंड डिफरेंट की बात करें तो स्पेरेटोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न करते हैं। और सेकेंड वानस्पतिक प्रसारण के सेकेंड डिफरेंट की बात करें तो ये पौधों के विशिष्ट वानस्पतिक भागों के विखंडन और पुनर्जनन के माध्यम से हो सकता है। इसमें थर्ड डिफरेंट की बात करें तो ये रोगों व कीटों के प्रति अधिक सहनशील होता है। जो बीज के द्वारा प्रसारण पौधे तैयार होते हैं वे रोगों एवं कीटों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं। और जो वनस्पतिक प्रसारण द्वारा पौधा तैयार होता है वो कम सहनशील होता है। किस प्रकार का सहनशील होता है? कम सहनशील होता है। उसके बाद में देखते हैं टेरियस बाग या टेरियस गार्डन के बारे में। तो इसके बारे में 2020-21 की डेफिनेशन
जो कि थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट डेफिनेशन में ही हमने अभी देखा था। जो टेरेस गार्डन होता है वो इमारत या छत पर बगीचा लगाना टेरेस गार्डन कहलाता है। किसी इमारत पर बगीचा लगाना टेरेस गार्डन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बालकनी, इमारत या छत पर सब्जी, फूल या शोभाकारी पौधे की खेती करना टेरेस गार्डन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरेस गार्डन कहलाता है। टेरेस गार्डन को रूफ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका टेरेस गार्डन है उसे रूफ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। किस गार्डन के नाम से? रूफ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखते हैं ये एक प्रकार का किचन गार्डन है। जो आपका टेरेस गार्डन है वो एक प्रकार का किचन गार्डन है, जो वर्तमान समय में एक जगह की कमी होने के कारण छत पर स्थानांतरित हो गया है। मतलब शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी है, उसके लिए शहरों में छत पर जो गार्डन लगाया जाता है उसे ही हम टेरेस गार्डन कहते हैं। टेरेस गार्डन में प्रति मौसम में कम से कम 6 सब्जियां उगाई जा सकती है। मतलब टेरेस गार्डन में कम से कम 6 सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उसके बाद में देखते हैं इस गार्डन की शुरुआत के लिए कृषि पृष्ठभूमि व मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपका टेरेस गार्डन होता है उसके लिए भूमि की और मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में देखते हैं ये घर के अंदर वातावरण को 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में सहायक होता है। उसके बाद में देखते हैं इमारती भवनों के समग्र ताप अवशोषण को कम करता है। पांचों का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं संकुलेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। संकुलेंट एक पौधा होता है। क्या होता है? पौधा होता है। ये मोटे मांसल ऊतकों वाले कोई भी पौधे जो जल का भंडारण के लिए अनुकूलित होते हैं। जो संकुलेंट पौधे होते हैं जिनके द्वारा जल का भंडारण किया जाता है। क्या किया जाता है? जल का भंडारण किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं कुछ संकुलेंट पौधे जैसे कैबिट केवल तने में पानी जमा करते हैं और उनमें पत्तियां नहीं होती हैं। जो आपका संकुलेंट पौधा होता है उसमें तने में पानी जमा होता है और इन पौधों में पत्तियां नहीं पाई जाती। इन पौधों में क्या नहीं पाई जाती हैं? पत्तियां। इन पौधों में पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं जब अन्य जैसे मुख्य रूप से पत्तियों में पानी जमा होता है। जो आपके एगेकस प्लांट होता है उसमें पत्तियों में पानी जमा होता है। आगे देखते हैं अधिकांश संकुलेंट पौधों की जड़ें गहरी चौड़ी होती हैं। जो आपकी संकुलेंट पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं अत्यधिक गहरी एवं चौड़ी होती हैं और या तो रेगिस्तान है या अर्ध शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों में मूल निवास करते हैं। जो आपके संकुलेंट पौधे होते हैं वो मुख्यतः अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं। संकुलेंट पौधों के 60 से अधिक परिवार पाए जाते हैं। जो आपके संकुलेंट पौधे होते हैं उसके 60 से अधिक परिवार पाए जाते हैं। कितने परिवार? 60 से अधिक परिवार पाए जाते हैं। जिसमें कुल की बात करें तो क्रुसुलेसी के सदस्य प्रमुख रूप से संकुलेंट होते हैं। जो आपके क्रुसुलेसी कुल के पौधे हैं वो प्रमुख रूप से संकुलेंट पौधे हैं। उसके बाद में देखते हैं रंध्रों पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने और पर्यावरण को पानी और ऑक्सीजन की हानि अनुमति देता है। इन पौधों में गर्म शुष्क दिनों के घंटों के द्वारा पानी की हानि कम हो जाती है।
उसके बाद में देखते हैं जो आपके छठा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आपका छठा क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गमले वाले पौधे क्या होते हैं। जो आपके गमले वाले पौधे हैं वो क्या होते हैं, वे इनके प्रबंधन के बारे में विस्तृत से लिखे तथा 5 गमले वाले पौधों के नाम लिखे। पहले तो गमले वाले पौधे क्या होते हैं और इनका प्रबंधन के बारे में विस्तृत लिखना है। उसके बाद में 5 गमले वाले पौधों का नाम लिखना है। तो गमले वाले पौधे को इंग्लिश में पॉट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉट प्लांट कहते हैं। पॉट प्लांट कहा जाता है। इन पौधों को गमले में लगाया जाता है। जो आपकी पॉट प्लांट होती हैं उनको गमले में लगाया जाता है तथा इनमें वर्दे भी गमलों में ही होती हैं। जो आपके ये पौधे होते हैं उन पौधों को गमलों में लगाया जाता है और इनकी वर्दी गमलों में ही होती है। उसके बाद में आगे देखते हैं इन पादपों का प्रयोग सजावटी के लिए तथा घर में सब्जियों की खेती आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जो आपके पॉट प्लांट है उसको घर को सजाने के लिए और घर को सजाने के लिए और सब्जियों की खेती आदि के लिए पॉट प्लांट का प्रयोग किया जाता है। पॉट प्लांट की आवश्यक जानकारी। पॉट प्लांट की आवश्यक जानकारी के बारे में देखें कौन कौन सी जानकारी रखनी आवश्यक है। तो गमले कितने प्रकार के होते हैं, गमले कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखना है। विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए विभिन्न कंपोस्ट मिश्रण तैयार करना होता है। उसके बाद में आगे देखिए पौधों को गमले से निकालना। जो पौधों को गमले से निकालते हैं उसे किस प्रकार से निकालें। दोबारा पौधों का लगाना। अगर आपने पौधे को गमले से बाहर निकाला है तो उसे दोबारा कैसे लगाना है और पॉट कंपोस्ट के लाभ एवं हानियों को जानना। उसके बाद में देखते हैं सिलेक्शन या चयन। पॉट प्लांट का सिलेक्शन कैसे करें या चयन के बारे में देखें। सिलेक्शन या चयन कैसे करें तो वानस्पतिक वृद्धि के आधार पर इसका चयन कर सकते हैं। अगर वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो गमले में पौधे नहीं लगाए जा सकते हैं। मौसम के आधार पर, प्रकाश की अवधि के आधार पर, फूल वाले पौधों के आधार पर इसका चयन किया जाता है। टाइप ऑफ पॉट्स प्लांट के बारे में देखें। गमलों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मिट्टी के गमले। जो आपके गमले होते हैं वह मिट्टी के गमले भी हो सकते हैं, धातु के गमले भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के गमले भी हो सकते हैं, लकड़ी के गमले भी हो सकते हैं और सीमेंट के गमले भी हो सकते हैं। मतलब जो आपके गमले हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। मिट्टी से बने हुए भी हो सकते हैं, धातु के बने हुए भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हुए भी हो सकते हैं, लकड़ी के बने हुए भी हो सकते हैं और सीमेंट से बने हुए भी हो सकते हैं। उसके बाद में आगे देखें गमले वाले पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। जो आपके गमले वाले पौधे हैं उन्हें मुख्यतः 2 प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। फर्स्ट प्रकार है इंडोर और सेकंड प्रकार है आउटडोर। इंडोर और आउटडोर 2 रूपों से इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में लिखें तो पौधे लगाते समय साफ सुथरे गमलों का प्रयोग करना चाहिए। पहला मैनेजमेंट है कि पौधे को लगाते समय साफ सुथरे गमलों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो आप पौधे लगाते हो तो उसके लिए जो गमला लेते हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं गमले भरने के लिए उपयुक्त मृदा का प्रयोग करना चाहिए। गमला भरते समय उपयुक्त मृदा का प्रयोग करना चाहिए। फर्टिलिटी युक्त मृदा होनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं आवश्यकता से अधिक बड़े गमलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब आवश्यकता से अधिक बड़े गमलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं गमले को बदलने से पहले पौधों में ब्रूसिंग तथा ट्रेनिंग की क्रिया अवश्य की जानी चाहिए। मतलब गमले को बदलने के बाद अगर हम पौधे को वापस लगाते हैं तो उसमें प्रूनिंग और ट्रेनिंग की क्रिया अवश्य की जानी चाहिए। पॉट प्लांट के नाम। पॉट प्लांट के नेम की बात करें तो शोभाकारी पत्तियों वाले पौधे की बात करें। जो शोभाकारी पत्तियों वाले पौधों की बात करें
तो उसमें है ड्रेसिना और बिगोनिया। फूल वाले पौधों की बात करें तो जरबेरा और जिरनेमियम। क्या है? जरबेरा और जिरेनियम है। जरबेरा और जिरेनियम है। मौसमी पौधों की बात करें तो मौसमी पौधों में गेंदा, पिटोनिया और पेंजी है। क्या? पिटोनिया और पेंजी है। इसकी मेथड या विधियों की बात करें तो पहली विधि है पोटिंग, सेकेंड विधि है रिपोर्टिंग और थर्ड विधि है ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में देखते हैं जो आपका ये अगला क्वेश्चन है, जो कि 6th क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रोग उद्यान की विस्तृत प्रबंधन के साथ इनमें प्रयोग होने वाले पौधों के वानस्पतिक नामों को सूचीबद्ध कीजिए। रॉक गार्डन क्या होता है? तो बड़े बड़े छायादार पेड़ों के नीचे या खुले हुए स्थानों पर मिट्टी या बड़ा ढेर इस प्रकार से बनाया जाता है कि उनके कोने बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और मर्दा के इस प्रकार से तैयार हो गए, जो कि ढेर के पत्थरों के बीच में जोखिम स्थान पाया जाता है, रॉक गार्डन कहलाता है। उसके बाद में आगे देखें तो चट्टानों के बीच बनाया गया एक बगीचा जो विशेष प्रकार के पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूलित और आमतौर पर ये छोटे अल्पाइन पौधे होते हैं। जो पौधों चट्टानों के बीच में मृदा के बीच जो पौधे लगाए जाते हैं वो छोटे व अल्पाइन पौधे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? छोटे व अल्पाइन पौधे होते हैं। अपेक्षाकृत कम मृदा व पानी की आवश्यकता होती है। जो आपके चट्टान गार्डन में जो पौधे होते हैं उन्हें कम मृदा व कम पानी की आवश्यकता होती है, वे रॉक गार्डन कहलाते हैं। रॉक गार्डन कहलाते हैं और इसके एग्जांपल आप देख लेना। उसके बाद में आगे देखते हैं 3rd क्वेश्चन है रूफ गार्डन। 3rd क्वेश्चन कौन सा है? रूफ गार्डन। रूफ गार्डन के बारे में देखें। रूफ गार्डन को ही टेरियस गार्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरियस गार्डन कहा जाता है। तो रूफ उद्यान क्या है और इसके प्रबंधन का विस्तृत रूप से वितरण कीजिए, मतलब विस्तृत रूप से वर्णन करना है। तो आपका रूफ गार्डन है, उस रूफ गार्डन को क्या कहते हैं? टेरिस गार्डन भी कहते हैं, टेरियस गार्डन भी कहा जाता है। क्या गार्डन कौन सा गार्डन कहा जाता है? टेरियस गार्डन कहा जाता है। घर की छतों पर या इमारतों या बालकनियों में गमले या ग्रो बैग्स में पौधे लगाना या सब्जियों या शोभाकारी पौधों की खेती करना रूफ गार्डन या टेरियस गार्डन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरियस गार्डन कहलाता है। किसी इमारत या भवन पर बगीचा लगाना ही टेरियस गार्डन या रूफ गार्डन कहलाता है। टेरियस गार्डन या रूफ गार्डन कहलाता है। रूफ गार्डन में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो आपका रूफ गार्डन है उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो रूफ गार्डन में मृदा को हल्का नम करके बीजों को बोना चाहिए। जो आपके रूफ गार्डन है उसमें मृदा को हल्की नम करके उसमें बीज बोना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट है ऐसे पौधों का चुनाव करें जिसमें जड़ रेशेदार एवं अधिक फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब जो रूफ गार्डन में ऐसे पौधों का चयन करें जो जड़ रेशेदार एवं अधिक फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं छत वाटर प्रूफ होनी चाहिए। वाटर प्रूफ होनी चाहिए। जो आपकी छत होती है वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, मतलब पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें छत उद्यान में कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जो छत के उद्यान है उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग करना चाहिए। वह कंटेनर प्रयोग करते समय छिद्रों का ध्यान रखना चाहिए। जो आप कंटेनर का उपयोग करते हैं उसमें जो छिद्र होते हैं उसमें छिद्रों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं गमलों से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए।
जो गमलों में वो जो पानी होता है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं इसके बचाव, जो रूफ गार्डनिंग होते हैं उसकी रूफ गार्डनिंग के बचाव की बात करें तो रूफ उद्यान में सबसे खतरा व बाहरी मौसम परिस्थितियों का होता है, क्योंकि यह ऊपर छत पर होता है, तो इसका सबसे बड़ा खतरा होता है वो मौसमी परिस्थितियों से होता है। उसके बाद में आगे देखते हैं जिसमें हवा, तेज बारिश मुख्य है, मतलब तेज बारिश व हवा के कारण ये प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए ग्रीन नेट की संरचना तैयार कर लेनी चाहिए, जो तेज हवा, तेज बारिश के साथ धूप में भी पौधे का बचाव करती है। उसके बाद में आगे देखते हैं मैनेजमेंट की बात करें। रूफ गार्डन के मैनेजमेंट की बात करें तो जल रोधी सुरक्षा परत होनी चाहिए, थर्मल इंसुलेशन परत होनी चाहिए, जल भंडारण परत होनी चाहिए, फिल्टर पेपर होना चाहिए, मर्दा की परत होनी चाहिए, वनस्पति सिंचाई और रखरखाव का ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं जो सातवां का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उद्यान के प्रमुख घटकों का वर्णन करना है। जो उद्यान के प्रमुख घटक हैं उनका वर्णन करना है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ के आए थे। प्राकृतिक घटक और कृत्रिम घटक के मतलब प्राकृतिक घटक और अप्राकृतिक घटक के बारे में, जो कि आपके 2020-21 का पेपर है, उसमें मैंने अच्छे से आपको सोल्व करवा दिया है, उसमें देख लेना आप। उसके बाद में आगे है सातवां का दूसरा क्वेश्चन। सातवां का सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में लैंडस्केपिंग की मुख्य विशेषताएं लिखिए तथा 4 पौधों के वानस्पतिक नामों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जो शहरी क्षेत्र है उसमें लैंडस्केपिंग की विशेषता लिखनी है। उसके बाद में 4 पौधों के वानस्पतिक नामों को सूचीबद्ध मतलब टेबल में लिखना है। इसमें बात करें तो शहर में अनेक ऐसे स्थान होते हैं जो वृक्षारोपण तथा लैंडस्केप की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। शहरों में वृक्षों को सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के स्थलों पर लगाए जा सकते हैं। जो शहरों में वृक्ष हैं वो सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्थलों पर लगाए जा सकते हैं। लैंडस्केप सार्वजनिक स्थलों पर शहरों की सड़कें व कॉलोनियों, सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐतिहासिक भवन, स्मारक, विश्वविद्यालय आदि स्थलों में रहने वाले खाली स्थानों का उपयोग करते हैं और कुछ इन स्थानों को छोटे उद्यानों का निर्माण व अनेक प्रकार के शोभाकारी पौधों लगाए जाते हैं जो देखने में आकर्षक लगते हो, और ये पौधे सुंदर पुष्पों वाले और सुंदर पत्तों वाले हो सकते हैं। जो आपके शहरी उद्यान है उसमें पौधे होते हैं वो सुंदर पुष्प वाले और सुंदर पत्तों वाले हो सकते हैं। इसमें बात करें तो सुंदर पुष्प वाले शोभाकारी पौधे कौन कौन से हैं, तो सुंदर पुष्प वाले शोभाकारी पौधे क्राइसैंथेमम, रोज और ग्लैडियोलस हैं। और सुंदर पत्तियों वाले शोभाकारी पौधे कौन कौन से हैं, तो सुंदर पत्तियों वाले शोभाकारी प्लांट है मिनी प्लांट आदि। उसके बाद में देखते हैं सातवां का जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में। जो आपके सातवां का थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करें तो इसमें दे रखा है कि प्रत्येक के केवल 3 वानस्पतिक नाम और कुल लिखने हैं। मतलब आपको 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, उसके प्रत्येक पॉइंट के तीनों के वानस्पतिक नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है लाल रंग के फूल खिलने वाले मौसमी पौधे। तो इसमें फर्स्ट पौधा है लिली। लिली का वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम है लिलियम। क्या है? लिलियम। सेकंड है गुड़हल। सेकंड कौन सा है? गुड़हल। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो हिबिस्कुस रोजा साइनेंसिस है। क्या है? हिबिस्कुस
रोजा साइनेंसिस है। और इसके कुल की बात करें तो इसका कुल है मालवेसी। कुल क्या है? मालवेसी। कुल मालवेसी है। अगला प्लांट है जो कि क्या है? गुलमोहर। क्या है? गुलमोहर। जिसके गुलमोहर के बॉटनिकल नेम की बात करें तो डेलोनिक्स रेजिया। क्या है? डेलोनिक्स रेजिया है। अगला है खसखस। खसखस का बॉटनिकल नेम की बात करें तो विटिवेरिया विटिवेरिया जिंजेनियोइड। क्या है? विटिवेरिया जिंजेनियोइड। और अगले बात करें तो अगले पॉइंट में है पीले रंग के फूलों वाले पेड़। पीले रंग के फूलों वाले पेड़ की बॉटनिकल कौन कौन से है? तो कनेर, पलास, अमलतास, चंपा, पारिजात और गेंदा। तो कनेर का जो बॉटनिकल नेम है, उस कनेर का बॉटनिकल नेम है नेरियम ओलियंडर। नेरियम ओलियंडर। क्या है? नेरियम ओलियंडर। और प्लास का बॉटनिकल नेम है जो कि क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जिसके कुल की बात करें तो इसका कुल है फेबेसी। क्या है? प्लास का कुल क्या है? फेबेसी है। अमलतास की बात करें तो अमलतास का जो बॉटनिकल नेम है वो बॉटनिकल नेम है केसिया पस्टुला। क्या है? केसिया फिस्टुला है। जिसका जो कुल है या फैमिली है वो क्या है? फेबेसी। चंपा के बॉटनिकल के नाम की बात करें तो चंपा का बॉटनिकल नेम मेगनोलिया चंपा का है। क्या है? मेगनोलिया चंपा का है। और इसके कुल की बात करें तो मेगनोलियासी है। क्या है? मेगनोलियासी है। परिजात पौधा और गेंदा पौधे के बॉटनिकल नेम की बात करें तो टेगेटस इरेक्टा है। क्या है? टेगेटस इरेक्टा है। सफेद रंग के फूलों वाले पेड़ों की बात करें, जो आपके सफेद रंग के फूल वाले पौधों की बात करें तो इसमें है एलिसम। फर्स्ट पौधा कौन सा है? एलिसम, अस्टर, डायंथस और डेंजी। डायंथस और डेंजी। अस्टर का जो बॉटनिकल नेम है उसका बॉटनिकल नेम है अस्टर एल्पिनस है। क्या है? अस्टर एल्पिनस। और डेंजी डेंजी के बॉटनिकल नेम की बात करें तो बेलियस पेरेजिस। क्या है? बेलियस पेरेजिस हैं। और नीले रंग के फूल खिलने वाले पौधों के नाम की बात करें तो क्या है? आक और कमल। क्या है? आक और कमल। आक का बॉटनिकल नेम की बात करें तो केलोट्रोपिस गिंगेटिया। क्या है? केलोट्रोपिस गिंगेटुआ। और कमल के बॉटनिकल नेम की बात करें तो निलंबो न्यूसिफेरा। क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा। और इसके कमल के कुल की बात करें तो निलंबो नेसी है। क्या है? निलंबो नेसी है। उसके बाद में हम अब आगे जो कि 2023-24 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। किसका? 2023-24 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन है जाडिया या सर्व। जाडिया या सर्व की डेफिनेशन क्या आती है? तो ये डेफिनेशन हमने 2-3 बार पढ़ ली। एक बार डिफरेंट में पढ़ ली और एक बार डेफिनेशन में भी पढ़ ली। ऐसे पौधे जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ीदार पौधों की संख्या दी जाती है दी जाती है तथा उसके समीप तनों से अनेक शाखाएं निकलती हैं उन्हें झाड़ियाँ या श्रब्स कहा जाता है। आगे सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो रॉक गार्डन के बारे में भी हमने 2 बार डेफिनेशन पढ़ ली। एक बार वापस देख लेते हैं। रॉक गार्डन चट्टानों की मर्दा एक कृत्रिम व्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक रूप से उगने वाले रंगीन काई और लाइकेन आदि के अलावा सजावटी पौधे अनेक सौंदर्यीकरण के लिए लगाए जाते हैं और रॉक गार्डन कहलाते हैं। बारादरी की बात करें तो बारादरी क्या होती है? उद्यान के मध्य बैठने के लिए छायादार स्थान की व्यवस्था ही बारादरी कहलाती है। उद्यान के मध्य में बैठने के लिए जो छायादार स्थान होता है उसे ही बारादरी कहा जाता है। जो मान लीजिए आपका जो ये उद्यान है
उद्यान में एक यहाँ पर एक बारादरी बनाई जाती है जिसमें इस प्रकार का होता है, और इसमें यहाँ पर नीचे बैठने के लिए टेबल या कुर्सी लगी रहती हैं। इसमें इसके ऊपर जो पौधे चढ़ाए जाते हैं जिनके द्वारा जो छाया होती है, उस छाया को ही बारादरी कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को ही बारादरी कहा जाता है। उसके बाद में आगे देखें भूदृश्य या लैंडस्केपिंग के बारे में। भूदृश्य या लैंडस्केपिंग के बारे में, तो लैंडस्केपिंग एक शब्द है जो किसी स्थल के प्राकृतिक दृश्य, वातावरण एवं उसकी सुंदरता को समझाने के लिए प्रयुक्त होता है। जो आपके लैंडस्केप शब्द है, उस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक दृश्य, वातावरण एवं उसकी सुंदरता को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक घास, पेड़ पौधे, पहाड़, झीलें आदि का समावेश होता है। मतलब मान लीजिए जो आपका जो स्थल होता है, मान लीजिए ये स्थल है, इस स्थल के प्राकृतिक दृश्य, वातावरण और सुंदरता को समझाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह लैंडस्केप कहलाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं टोपियरी क्या होती है। टोपियरी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। टोपियरी का मतलब होता है पौधे को काट छांट कर उन्हें खास आकार देना ही टोपियरी कहलाता है। मतलब टोपियरी क्या होता है, पौधे को काट कर उसे विशेष आकार देना ही टोपियरी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोपियरी कहलाता है। ये एक बागवानी की प्रथा है। ये क्या है? एक बागवानी की प्रथा है। जो टोपियरी होती है वह एक बागवानी की प्रथा है। अब हम आगे डिफरेंट के बारे में देखते हैं कि डिफरेंट किस के बारे में पूछ रखा है। जो आपके 2023-24 का पेपर है उसमें डिफरेंट के बारे में किस के बारे में पूछ रखा है। तो पहला है लता या क्लाइंबर। लता या क्लाइंबर के बारे में हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, इसके बारे में अंतर भी पढ़ के आए हैं। आरोही या क्लाइंबर के बारे में देखें तो लता एक वनस्पति है जिसके तने पतले और कमजोर होते हैं। जो आपकी लता होती है उसके जो तने होते हैं कमजोर व मुलायम होते हैं, जो सीधे नहीं हो सकते हैं। उनको सीधे करने के लिए, उनको सहारा प्रदान करने के लिए या तो आपको दीवार या खंबे की आवश्यकता होती है। जो आपकी लता होती है उस लते के पास से जो तंतु निकलते हैं वो अपस्थानिक धड़ों के द्वारा इन दीवारों पर चढ़ती है, वो लता या क्लाइंबर कहलाती है। उसके बाद में देखते हैं आरोही क्या होता है। इसका अर्थ होता है चढ़ाई करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? चढ़ाई करने वाला। आरोही या क्लाइंबर का अर्थ होता है चढ़ाई करने वाला। इसके एग्जाम्पल की बात करें, लता के एग्जाम्पल की बात करें तो अंगूर हो सकता है, लौकी, ये सभी लता के एग्जाम्पल है। और इसमें बात करें तो आरोही के एग्जाम्पल की बात करें तो चढ़ने वाले पौधों के एग्जाम्पल की बात करें तो बोगनविलिया, मैसूर क्लॉक, बांस की बात करें। और थर्ड डिफरेंट की बात करें तो थर्ड डिफरेंट मतलब लता का अर्थ होता है बेल होता है। लता का अर्थ क्या होता है? बेल होता है। और क्लाइंबर का अर्थ होता है आरोही चढ़ना। आरोही रूप में चढ़ने को ही क्लाइंबर कहा जाता है। दूसरा डिफरेंट है उसके बारे में देखें हर्बेशियस बॉर्डर और सरबरी बॉर्डर के बारे में। हर्बेशियस बॉर्डर और सरबरी बॉर्डर के बारे में देखें तो हर्बेशियस बॉर्डर का मतलब है सदाबहार पौधों के चारों ओर बना घेरा। हर्बेशियस पौधे मतलब सदाबहार पौधे होते हैं, उसके चारों ओर बने घेरे को ही हर्बेशियस बॉर्डर कहा जाता है। और सरबरी बॉर्डर किसे कहते हैं? झाड़ियां एवं काष्ठीय शाखी तने को ही सरबरी बॉर्डर कहा जाता है। सेकेंड डिफरेंट की बात करें तो सेकेंड डिफरेंट है यह झाड़ियों से छोटी होती है।
मतलब जो आपके हर्बेशियस बॉर्डर होते हैं, हर्बेशियस बॉर्डर के पौधे होते हैं वो झाड़ियों से छोटे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? झाड़ियों से छोटे होते हैं। सर्बरी बॉर्डर की बात करें तो ये उनकी उनकी तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे होते हैं। मतलब हर्बेशियस बॉर्डर के जो पौधे होते हैं उनकी तुलना में सर्बेशियस बॉर्डर के पौधे अधिक ऊंचे होते हैं। थर्ड डिफरेंट की बात करें तो थर्ड डिफरेंट में इसमें शाखाओं की संख्या कम होती है। जो हर्बेशियस बॉर्डर के पौधे होते हैं उसमें शाखाओं की संख्या है जो कि कम होती है, और सर्बरी बॉर्डर होते हैं, सर्बरी बॉर्डर इसमें शाखाओं की संख्या अधिक होती है। किस प्रकार की होती है? शाखाओं की संख्या अधिक होती है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है 2023-24 का जो क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूदृश्य के सिद्धांतों के बारे में वर्णन कीजिए। भूदृश्य या लैंडस्केपिंग के सिद्धांतों या प्रिंसिपल के बारे में वर्णन करना है। इसके बारे में हम पिछली क्लास मतलब पिछले पेपर सॉल्यूशन में भी पढ़ गए, एक बार वापस देख लेते हैं। संतुलन या बैलेंस, लैंडस्केप डिजाइन के संतुलन व विभिन्न तत्वों का दृश्य संतुलन है, सभी समान रूप से रखते हैं। मतलब जो लैंडस्केपिंग में जो वस्तु या घटक होते हैं उनको संतुलित या समान रूप में रखा जाता है। सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो क्या है? अनुपात। अनुपात की बात करें तो यह समग्र में विभिन्न भागों या घटकों की हिस्सेदारी को संदर्भित करता है, और यह परिमाण में अन्य घटकों के साथ संबंध रखता है। ये मतलब उद्यान के जो अन्य घटक है उनके साथ भी संबंध रखता है। अगला तीसरा प्रिंसिपल है जो कि क्या है? एकता या यूनिटी क्या होती है? उद्यान में एकता या यूनिटी का क्या अर्थ होता है उसके बारे में देखें तो प्रत्येक घटक और मुख्य भवन के सभी घटकों के बीच एकता होनी चाहिए। जो आपके उद्यान में जो घटक लगे रखे हैं वो तत्व है, उन सभी में एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एकता या यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद में फोर्थ सिद्धांत की बात करें, फोर्थ सिद्धांत क्या है या फोर्थ प्रिंसिपल की बात करें तो क्या है? परिप्रेक्ष्य। तो इसमें दूरी पर स्थित कोई भी वस्तु दृष्टि से निकट रखी समान आकार की वस्तु की तुलना में छोटी दिखाई देती है। आगे बात करें विस्टा, तो विस्टा क्या होती है? ये एक त्रिआयामी सीमित दृश्य होता है। ये एक प्रकार का त्रिआयामी दृश्य होता है। उसके बाद में बात करें तो सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता के बारे में देखें तो सांद्रता एक प्राकृतिक या मानव निर्मित किसी खुले स्थान जैसे खिड़की या उसके माध्यम से पेड़ों के पत्तों के अंतराल पर प्राकृतिक दृश्य कोई भी दृष्टि से कैमरा व्यू का मतलब जैसे आपके जो ये मतलब पौधे की ये बॉर्डर लग रही है, उसके पास ये पौधा है और इसके पास ये पौधा है, इसके पौधे के ये वनस्पति वृद्धि इस प्रकार की हो रही है। इसके बीच में अगर ये चौकोर मतलब कैमरा नुमा जो यू दिखाई देता है उसे ही सांद्रता कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो ले क्या होती है? तो ले को किसी वस्तु के प्रभाव और ध्यान घटना की चक्रीय पुनरावृत्ति के रूप में मापा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जल उद्यान के बारे में। वाटर गार्डन क्या है और जल उद्यान के 5 उपयुक्त पौधों के नाम। जो आपका वाटर गार्डन है वो क्या है और इसके 5 उपयुक्त पौधों के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 5 उपयुक्त पौधे के नाम लिखने हैं। तो वाटर गार्डन विभिन्न शैलियों और रूपों में बगीचों में पानी की उपस्थिति बगीचों की सुंदरता को काफी बढ़ा देता है, वाटर गार्डन कहलाता है। मतलब ऐसे गार्डन जिनमें पानी की उपस्थिति के कारण जो सुंदरता बढ़ती है उन्हीं गार्डनों को क्या कहते हैं? जल उद्यान या जल गार्डन कहा जाता है। आगे देखें तो यह विभिन्न प्रकार के तरीकों से भौतिक आध्यात्मिक जीवनों के महत्व का प्रतीक होता है। उसके बाद में देखते हैं ये पानी सिंचाई के अगला पॉइंट देखें तो ये पानी सिंचाई स्रोतों के रूप में कार्य करता है।
जो आपका जल गार्डन है उसमें पानी सिंचाई स्रोत के रूप में भी कार्य करता है और इसका उपयोग फुहारे चलाने व जल प्रताप बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब जल उद्यानों में फुहारे चलाने के लिए भी इसका जल उद्यान का उपयोग किया जाता है। ये बगीचे ताजगी एवं ठंडक प्रदान करते हैं। जहाँ पर जल होगा वहां ठंडक तो होगी होगी क्या होगी, ठंडक व ताजगी तो होगी। उसके बाद में आगे देखते हैं, फुहारे जल प्राप्त नहरों के रूप में बहता पानी व जीवन की गति और खुशी के प्रतीक होते हैं। मतलब जो फुहारे और जल प्राप्त नहरें ये एक खुशी के प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं, जीवन की खुशी के एक प्रतीक होते हैं। पानी पानी की लहरें इधर ध्वनि पैदा करती हैं जो आदित्य भावना देती हैं। जो क्या देती हैं, आदित्य भावना देती हैं। अब हम आगे बात करें तो जो जल उद्यान में जो प्लांट होते हैं, 5 प्लांटों के नाम की बात करें तो 5 प्लांट। पहला प्लांट है लोटस। पहले प्लांट का क्या नाम है, लोटस। दूसरा प्लांट क्या है, दूसरे प्लांट की बात करें तो दूसरे प्लांट का नाम है वाटर लिली। वाटर लिली। और तीसरे प्लांट की बात करें तो तीसरा प्लांट है विक्टोरिया रेजिया। क्या है, विक्टोरिया रेजिया। और चौथा प्लांट है कौन सा है, थनस। पांचवें प्लांट की बात करें तो पांचवें प्लांट है इस्कोनिया ग्रासिप्स। क्या है, इस्कोनिया ग्रासिप्स। तो आपके ये मतलब जो न्यू टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा जल उद्यान का प्लांट नहीं है। तो आपके ये 3 मतलब 4 और 5 ऑप्शन दे देंगे, छठा ऑप्शन दे देंगे कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर किया जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखते हैं जापानी उद्यान की विशेषताओं का वर्णन। जापानी उद्यान की विशेषताओं का वर्णन हम 2020-21 का जो पेपर सोल्व करके आए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली है कि जापानी उद्यान की क्या क्या विशेषता है। अब हम जो छठा क्वेश्चन है, आपके छठे क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो इसका दूसरा क्वेश्चन है उद्यान के अवयव क्या है, उसका वर्णन कीजिए। जो उद्यान में जो अवयव या घटक है उसके बारे कौन कौन से है और उनका क्या करना है, वर्णन करना है। क्या करना, वर्णन। तो पहले देखते हैं अवयव कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट अवयव है बगीचे की दीवार। क्या है, बगीचे की दीवार। सेकंड पॉइंट है जो कि क्या है, बाड़ लगाना, बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना। तीसरा है जो कि क्या है, चरण या स्टेप, मतलब बागवान के लिए कौन कौन से चरण या स्टेप है उसके बारे में। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है जो कि क्या है, ड्राइव पथ मतलब ड्राइव एंड पथ के बारे में है। छठा पांचवा क्वेश्चन है मतलब पांचवा है जो कि क्या है, हेज। क्या है, हेज। उद्यान के लिए क्या हेज क्या होती है उसके बारे में। किनारा, उद्यान के किनारे के बारे में। आर्च, परगोला, छत, फुटपाथ, लॉन, कालीन बिस्तर, फूलों की क्यारी, सीमा या बॉर्डर, रॉक गार्डन, जल गार्डन और दलदली गार्डन। इसके बाद में हम इसका इन सभी जो घटक थे उनका एक बार वर्णन कर लेते हैं कि बगीचा की दीवार मतलब ये ईंट मतलब ये ईंट पत्थर से तैयार की जाती है। इसकी ऊंचाई, बगीचों में जो दीवार की ऊंचाई है उसकी दीवार की ऊंचाई की बात करें तो 60 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। जो आपकी बगीचे की जो दीवारें होती हैं उसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 90 से 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रखते हैं। बाड़ लगाना, बाड़ आके लकड़ी, बांस, तार और चेन आदि के द्वारा लगाई जा सकती है। मतलब जो आपका उद्यान है, उद्यान की रक्षा के लिए हम बाड़ लगाएंगे तो वो बाड़ किस किस प्रकार की हो सकती है। तो वो बाड़ लकड़ी की भी हो सकती है, बांस की भी हो सकती है, तार की भी हो सकती है और चेन की भी हो सकती है। लकड़ी, बांस, तार और चेन आदि की हो सकती है। उसके बाद में देखिए तो हेज क्या होता है। जब बाड़ लगाने के लिए झाड़ी को बाउंड्री पर लगाया जाता है तो उसे हेज कहा जाता है। अगर हम बाड़ लगाते हैं तो बाड़ लगाने के लिए अगर हम पौधों या झाड़ी का उपयोग बॉर्डर पर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेज कहा जाता है।
इसका उद्देश्य क्या है, मतलब हेज क्यों लगाते हैं? इसका हेज का उद्देश्य है सुरक्षा करना, मतलब जो आपके उद्यान है उसकी सुरक्षा करना, और उसकी सजावट के लिए, मतलब जैसे कोई भी झाड़ी है तो उसे इस प्रकार से अच्छे से इसकी संदाई की जाती है, और एक इसे विशेष दीवार दीवार के रूप में इसे एक विशेष आकार दे दिया जाता है, जो कि एक सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं किनारे या हेजिंग क्या होता है। किनारे या हेजिंग क्या होता है, जब कम ऊंचाई तक वाले पौधे सीमा पर लगाए जाते हैं, मतलब जो कम ऊंचाई वाले पौधे हैं वो सीमा पर लगाए जाते हैं, उन्हें हेजिंग हेजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेजिंग कहा जाता है। कम ऊंचाई तक वाले पौधे सीमा पर उगाए जाते हैं, मतलब कम ऊंचाई वाले पौधे हैं उनको सीमा या बॉर्डर पर उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? हेजिंग कहा जाता है। आर्च, आगे हम बात करते हैं आर्च क्या होती है। आर्च की बात करें तो क्लाइंबर के संदाई या ट्रेनिंग के लिए आर्च की आवश्यकता हो सकती है। ट्रेनिंग के लिए आर्च की आवश्यकता होती है। तो गेट के पास या रास्तों के ऊपर बने आर्च। आर्च की ऊंचाई की बात करें तो आर्च की ऊंचाई होती है जो कि 2 से 2.5 मीटर होती है। जो आर्च की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 2 से 2.5 मीटर होती है। जो आपके आर्च की ऊंचाई होती है वो कितने मीटर होती है? 2 से 2.5 मीटर होती है। उसके बाद में आगे देखें तो परगोला। परगोला क्या होता है उसके बारे में, यह आमतौर पर उद्यान की विशेषता है जो कि एक छायादार जगह का निर्माण करती है। परगोला होती है जो कि एक उद्यान में एक छायादार स्थान का निर्माण करती है। क्या करती है? छायादार स्थान का निर्माण करती है। मान लीजिए आपका जो उद्यान है वो इस प्रकार का उद्यान है, उसमें यहाँ बैठने के लिए बैठने के लिए स्थान होता है। उसके ऊपर बेल चढ़ाना, उस बेल के द्वारा जो छाया का निर्माण होता है उस जगह को ही परगोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगोला कहा जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं लॉन। जो बगीचे होता है, बगीचे का हृदय क्या कहलाता है? बगीचे का हृदय या गार्डन का हृदय क्या है? लॉन है। क्या है? लॉन है। तो लॉन भूदृश्य के लिए एक हरा कालीन या ग्रीन कारपेट है। मतलब जो लॉन होती है वो जो लॉन होती है वो उद्यान के लिए एक हरा कालीन या ग्रीन कारपेट होती है, मतलब हरी दरी की तरह होती है, कारपेट की तरह होती है। उसके बाद में देखते हैं 8 नंबर रॉक गार्डन। रॉक गार्डन ये एक प्रकार का प्राकृतिक वातावरण डिजाइन होता है जिसमें पत्थरों व चट्टानों के अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विशेष तरीके से डिजाइन किया गया बगीचा होता है, जिसमें पत्थरों के द्वारा विशेष प्रकार की डिजाइन दी जाती है, तो उसे रॉक गार्डन कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो आपके ये न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, भारत का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ स्थित है। उसके बाद में देखते हैं जल गार्डन। क्या देखते हैं? जल गार्डन ऐसा गार्डन जिसमें पानी की उपस्थिति से गार्डन की सुंदरता बढ़ती है, तो उसे जल गार्डन कहते हैं। मतलब ऐसा गार्डन जिसमें पानी की उपस्थिति के कारण उस गार्डन की सुंदरता बढ़ती है, उस गार्डन को जल गार्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल गार्डन कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं जल गार्डन के लिए उपयुक्त पौधे। जल गार्डन के लिए उपयुक्त पौधे कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, लोटस, वाटर लिली, विक्टोरिया रेजिया और फनर्स। भारतीय उद्यानों के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन, यह हम जो कि आपके 2020-21 के जो छठा के तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में मतलब 2020 के जो छठा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है उसमें हम विस्तार रूप से पढ़ के आए कि जो भारतीय उद्यान है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। मतलब जो उद्यान थे वो प्राचीन समय से ही लोकप्रिय थे। मतलब इसमें जो उद्यान है उनका उद्यान महाभारत, रामायण, इनमें भी उद्यान का उल्लेख किया गया है।
उसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की थी पहले। अब हम आगे देखते हैं लोन की परिभाषा। लोन को परिभाषित कीजिए या लोन को लगाने की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो लोन की परिभाषा हमने 4-5 बार पढ़ ली थी, और जो आपके ये क्वेश्चन है, जो आपके 2020-21 के छठे के तीसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो लोन की डेफिनेशन की बात करूं तो किसी मैदान या भूखंड में घास को लगाना ही लोन कहलाता है। लोन को हरी कारपेट या ग्रीन कारपेट भी कहते हैं, या हरियाली घास भी कहा जाता है। इसमें लोन लगाने की दो विधियां थी, एक तो थी सीडिंग, एक क्या थी सीडिंग, एक थी ट्रूटिंग। सीडिंग और ट्रूटिंग दो विधियां थी, उसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की थी। उसके बाद में हम देखते हैं बायो एसिथेटिक प्लांटिंग, जो कि को परिभाषित कीजिए या उसके उद्देश्य लिखिए। जो हमने जैव सौंदर्यीकरण योजना थी उसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा, जो कि आपके 2020-21 के 7वें के दूसरे क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो 7वां का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बागवानी की विभिन्न शैलियों के नाम लिखिए। जो आपकी बागवानी है उसकी विभिन्न शैलियों के नाम लिखने हैं, और औपचारिक उद्यानिकी शैली का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। और औपचारिक शैली की रेखांकन मतलब चित्र बनाना है, और इसके उपयुक्त पौधों की तालिका दीजिए। तो इसमें पहली है औपचारिक शैली। कौन सी है? औपचारिक शैली या फॉर्मल स्टाइल की बात करें या फॉर्मल गार्डन की बात करें। ये एक सम्मिलित होता है, मतलब एक प्रकार का सम्मिलित होता है, सिमेट्रिकल प्रकार का उद्यान होता है। जो कि आपका फॉर्मल स्टाइलिश गार्डन होता है वह सीमित गार्डन होता है, सीमित गार्डन तथा ज्यामितीय गार्डन होता है। जो आपका फॉर्मल गार्डन होता है वो सममितीय और ज्यामितीय प्रकार का गार्डन होता है। और ये किस प्रकार का गार्डन होता है? ज्यामितीय प्रकार का गार्डन होता है। ये एक विशेष प्रकार की आकृति होती है। इस शैली में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इस शैली में मुख्यतः उद्यान जो कि कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, मुगल उद्यान और प्रेशियन उद्यान। मुगल उद्यान की बात करें तो मुगल उद्यान इस प्रकार का होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें 12 खंभों की छतरी होती है, मतलब ये 12 खंभों की छतरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? 12 दरी। बहता हुआ जल, इसमें जो कि आपके बहता हुआ जल है उसके बारे में। और फुहारों की बात करें तो फुहारे, सुरक्षा के लिए जो दीवार लगी होती है उसके दीवार के बारे में। और मुख्य प्रवेश द्वार होता है, इसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार होता है। और अंतिम सिरे पर भवन होता है। क्या होता है? अंतिम सिरे पर एक भवन होता है। इसके उदाहरण की बात करें, इनफॉर्मल गार्डन के उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? जो कि मसूर कर्नाटक में स्थित है। पिंजारा गार्डन कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और राष्ट्रपति भवन गार्डन जो कि कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और ताजमहल भवन उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है? आगरा यूपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा यूपी में स्थित है। और मुगल गार्डन की बात करें तो मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। और शालीमार गार्डन कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। ये आपके मुगल गार्डन के एग्जाम्पल थे। अब हम पढ़ते हैं पर्शियन उद्यान या पर्शियन गार्डन के बारे में। इस उद्यान की मुख्य विशेषता बहता हुआ जल होता है। मतलब जो आपके पर्शियन उद्यान है उसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें बहता हुआ पानी। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण चार बाग गार्डन, इसका मुख्य एग्जांपल किया है चार बाग गार्डन, जो कि कहां पर स्थित है? दिल्ली में। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है।
उसके बाद में आगे हम देखते हैं अनौपचारिक शैली या उद्यान, इनफॉर्मल गार्डन। औपचारिक उद्यान के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं अनौपचारिक शैली उद्यान। अनौपचारिक शैली उद्यान या इनफॉर्मल स्टाइलिश गार्डन के बारे में। ये प्रकृति के समान दृश्य होते हैं, ये प्रकृति के समान दृश्य के होते हैं। जो इनफॉर्मल गार्डन होते हैं वो प्रकृति के समान होते हैं। जो प्रकृति में जो पौधे होते हैं मतलब जंगल की तरह जो गार्डन होता है वो इनफॉर्मल गार्डन होता है। नेचर ऑफ मिनिएचर, प्रकृति का एक छोटा रूप होता है। जो इनफॉर्मल गार्डन होता है वो एक प्रकृति का छोटा रूप होता है। सभी जापानीज गार्डन इस शैली के उदाहरण होते हैं। जो जापानीज गार्डन होते हैं उस वह सभी अनौपचारिक उद्यान के उदाहरण होते हैं। और अगर हम बात करें औपचारिक उद्यान के उदाहरण की बात करें तो मुगल सभी गार्डन है वो औपचारिक शैली के उदाहरण है। और जो जापानीज गार्डन होते हैं वो सभी अनौपचारिक शैली के एग्जाम्पल हैं। इसमें देखें तो अनौपचारिक उद्यान में पौधों की प्रकृति के रूप में उगाया जाता है। जो अनौपचारिक में जो पौधे उगाए जाते हैं वो प्रकृति के रूप में उगाए जाते हैं। और इनमें उद्यानों का नक्शा अनौपचारिक होता है, अर्थात कोई दृढ़ नियम नहीं होता है। मतलब जो अनौपचारिक या इनफॉर्मल गार्डन होता है तो इसमें जो नक्शा होता है, नक्शा के कोई नियम नहीं होते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होते। जैसे औपचारिक गार्डन या फॉर्मल गार्डन में नियम होते हैं, अगर यहाँ पौधा होगा तो इस तरफ यहाँ भी पौधा होगा और इसको समान दो भागों में बांटा जाता है। अगर यहाँ नदी होगी तो यहाँ भी नदी होगी, यहाँ लॉन होगा तो यहाँ भी लॉन होगा। इस प्रकार की समानता अनौपचारिक शैली में नहीं रखी जाती है। इन उद्यानों की प्रकृति के रूप में प्रदान करने के लिए पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने, तालाब, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें या ऊंचे स्थान बनाए जाते हैं। उद्यानों में जाने व आगे जाने के लिए दृश्य अनुमान लगाना कठिन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सभी जापानीज गार्डन अनौपचारिक शैली के एग्जाम्पल हैं। तो बुद्धा जयंती पार्क जो कि कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ है? बुद्धा जयंती पार्क जो कि नई दिल्ली में स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ जो कि इसका ही एक एग्जाम्पल है। अगली शैली की बात करें तो अगली शैली है स्वतंत्र शैली। कौन सी शैली है? स्वतंत्र शैली या फ्री स्टाइल गार्डन। क्या है? फ्री स्टाइल गार्डन औपचारिक अनौपचारिक शैली का मिश्रण होता है। जो आपकी स्वतंत्र या फ्री स्टाइल गार्डन होता है वो औपचारिक मतलब फॉर्मल व इनफॉर्मल गार्डन का एक मिश्रण रूप होता है। इस शैली में कलात्मक शैली भी कहा जाता है। मतलब जो फ्री स्टाइल शैली है उसको कलात्मक शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलात्मक शैली भी कहा जाता है। इस शैली का प्रचलन बड़े शहरों में बढ़ रहा है। मतलब जो इस प्रकार की शैली है उसका प्रचलन है जो बड़े शहरों में बढ़ रहा है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण है इंग्लिश गार्डन, लॉन उद्यान का हृदय। जो आपका लॉन होता है वो उद्यान का क्या होता है? हृदय होता है। हर्बेशियस बॉर्डर, रास्ते दोनों तरफ एक वर्षीय छोटे पौधे लगे होते हैं। जो हर्बेशियस बॉर्डर होते हैं जो रास्ते के दोनों तरफ एक वर्षीय छोटे पौधे लगे होते हैं। रोकरी की बात करें तो पत्रों को सजाना क्या कहलाता है? रोकरी कहलाता है। और इसके रोकरी का जो एग्जाम्पल की बात करें तो रोज गार्डन जो कि कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। लाल बाग जो कि कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। तो आज की क्लास में हमने HORT 311 के तीन ओल्ड पेपर्स मतलब ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन किया है जो कि आपके 2020-21 और 2022-23 और 2023-24 इन तीनों पेपर का सॉल्यूशन किया है कि मतलब इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। धन्यवाद साथी।